हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप फिट फाट होंगे और अपने नीट फिजिक्स की तैयारी नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जिससे आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। इसी नीट फिजिक्स को मैं डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर नीट स्टूडेंट्स, जिससे आप इसका फायदा उठा पाएं और अपना काम बना पाएं। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ये टॉप क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं। आप किसी कोचिंग में हजारों लाखों रुपए फीस भी देंगे तो ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, जहां पर मैं सारी बात ध्यान रख रहा हूं, इजी लैंग्वेज, आसान भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे हर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। और जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो सवाल या न्यूमेरिकल निकलने तो तय हैं। तो जो आपका इश्यू रहता है अक्सर कि सर न्यूमेरिकल नहीं निकलते, वो इन वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर पे हूं, चैप्टर नंबर 6 है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, और इसका लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पावर है। इसके पहले के पार्ट या इसके पहले के चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके आप देख सकते हैं। और देखिए, आप उससे बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि सारी चीज कंप्लीट मिलेगी और आसान भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए, तो वर्क, एनर्जी एंड पावर स्पेशली डिजाइन फॉर नीट स्टूडेंट्स, और फुल चैप्टर शेड्यूल में 1-2 कर चुके थे। आज इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं, पावर, इंस्टेंटेनियस पावर एक्सेट्रा। वर्क, एनर्जी से पहले हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो बच्चे ये चाहते हैं कि भाई जो मैं लिख रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाए उनको विथ एनोटेशंस, लिखावट के साथ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहां पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, जिससे आपकी पढ़ाई में काफी सुविधा हो जाएगी। इसके बाद कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं या कुछ मटेरियल चाहते हैं जो नीट के लिए काम बना दे, तो अरविंद एकेडमी ऐप में ये मिल जाएगा। आप अरविंद एकेडमी ऐप दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डाउनलोड कर लें। इसके स्टोर सेक्शन में जाएं और वहां पर देखिए कि नीट के लिए क्या मटेरियल अवेलेबल है जो मुझे सेलेक्ट करा सकता है। तो अरविंद एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर लें। चलिए, आप आज के टॉपिक की बात शुरू कर लेते हैं। पावर की बात थी, फिर इंस्टेंटेनियस की पावर थी, पावर की बात थी, बहुत ही सरल। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जिससे प्रैक्टिस हमारी शानदार हो जाए। तो आप पावर जानते ही हैं कि पावर क्या होता है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। रेट है पर सेकेंड, एसआई सिस्टम में कितना काम आप कर रहे हैं। और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, या तो कितना काम कर रहे हैं या एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, रेट यानी पर सेकेंड एसआई सिस्टम में। इफ ए फोर्स डज वर्क W इन टाइम T, देन इट्स एवरेज पावर विल बी, एवरेज पावर क्या हो जाएगा, P एवरेज, जितना आपने वर्क डन किया है अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप पहचानते हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखा है। इसका जैसे इस्तेमाल होता है वो सब बातें हम लोग देखेंगे, वो इंटरेस्टिंग रहता है। तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी, क्योंकि ये रेशियो होता है दो स्केलर क्वांटिटीज का। वर्क भी है स्केलर, टाइम भी है स्केलर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसके डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, ml²T-2 होता है। अब कुछ इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए, एसआई यूनिट इसकी वॉट है, पावर की एसआई यूनिट वॉट, एंड द पावर ऑफ एन एजेंट इज 1 वॉट। 1 वॉट का ये डेफिनेशन लिखा है। 1 वॉट कब होती है, जब 1 जूल वर्क हम करते हैं 1 सेकंड के अंदर, तो हम ये बोलते हैं कि उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट। और जो पॉपुलर यूनिट्स हैं वो किलोवाट है और हॉर्स पावर है। आप जब अपने पानी चढ़ाने वाली मोटर लेने जाते होंगे बाजार में, अक्सर वहां हॉर्स पावर का जिक्र मिलता है। तो 1 किलोवाट हो जाता है 1000 वॉट, या 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वॉट। दूसरा, हॉर्स पावर की बात जैसा आप जानते हैं 746 वॉट के बराबर होता है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। पुराने जमाने में जो घोड़े की शक्ति है या घोड़े की पावर है, उसको बहुत तगड़ा मानते थे कि दौड़ लेता है, तेज दौड़ लेता है, उसी आधार पे हॉर्स पावर यूनिट रख ली गई। ऐसे ऐसे डेवलप हुई है साइंस। तो दिस यूनिट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दी
आउटपुट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, जो इंजन विंजन होते हैं कितने हॉर्स पावर के हैं आपने देखा होगा, और मोटर बाइक्स, इंजन एक्सेट्रा। और ये जो अपनी पानी चढ़ाने की मोटर होती है, अक्सर नॉर्मल पानी तो जल विभाग से पहुंच नहीं पाता टंकी तक, तो एक मोटर सभी लोग लगाए रहते हैं जो चढ़ा लेते हैं पानी, वो भी अक्सर हॉर्स पावर में दी रहती है। खैर, तो ये आप समझ पाएंगे, ये कुछ इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमें न्यूमेरिकल आए तो हम लोग संभाल पाए। कुछ और बातें भी जान लेते हैं, जैसे हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप देखे होंगे कि जो मीटर लगा होता है वो यूनिट्स लिखे होते हैं कि आपने इस महीने 400 यूनिट बिजली खर्चा की, आपने इस महीने 800 यूनिट बिजली खर्चा की। तो वो जो यूनिट लिखे हैं वो कमर्शियल यूनिट होती है आपकी एनर्जी की। तो वो आप यहां भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा है किलोवाट आवर। ये जो यूनिट है किलोवाट आवर ना, ये पावर की यूनिट नहीं है, ये बेसिकली एनर्जी की यूनिट है। पावर तो केवल किलोवाट होता है ना। किलोवाट आवर भी कई बच्चे गलती करते हैं, तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। और बोर्ड ऑफ ट्रेड बॉट को भी हम यही बोलते हैं, इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर, लग गया है साथ में, तो किलोवाट देखते ही धड़ से पावर नहीं समझने का है। खैर, तो दूसरा रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड जूल। 1 किलोवाट आप जानते ही 1000, और जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर -6। इसको आप पकड़ के रखें, कहां कहां 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, तो जूल से रिलेशन है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको कहीं इस्तेमाल करना होगा, जो अक्सर करना पड़ जाता है, तो हम लोग कर लेते हैं। आइए चलते हैं, अब देखते हैं। ये तो एवरेज पावर का जिक्र कर रहे थे, पी एवरेज। ये जो डिस्कशंस थे हमारी एवरेज पावर के हिसाब से हम लोगों ने किए हैं। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती, किसी क्षण क्या पावर को हम डिफाइन करेंगे। तो कुछ करना नहीं रहता है, इसी टाइम को बहुत छोटा कर दीजिए। मान लीजिए एवरेज पावर ले रहे हैं 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में, तो आप इस टी को क्या करेंगे, एकदम dt कर देंगे, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। बस इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। यही जो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में थोड़ा बहुत लगाते आए हैं, कुछ दिक्कत थोड़ी होती है, लिमिटिंग प्रोसेस है। ये देखिए लिखा है, जैसे P लिखा हुआ है, P एवरेज हुआ करती थी डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी या टाइम, जब भी आप टाइम की बात करते हैं डेल्टा टी ही होता है, अभी से भी जोड़ेंगे तो आगे तक। और यहां पर अगर मैं लिमिट लगा देता हूं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यानी ये जो अंतराल है, टाइम इंटरवल है, ये बहुत छोटा हो चुका है। तो इस कंडीशन में हमारा जो पावर हमको मिलता है, ये क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसी को हम बोल देते हैं, जो कई जगह आप इससे पहले भी कर चुके हैं, dw/dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। INT लिख दिया मैंने, जैसे थोड़ा सा पहचान सके। अब यहां पर थोड़ी कलाकारी और करते हैं, जो फॉर्मूला बड़ा इस्तेमाल हो जाता है। तो यहीं पर अगर आप देखिए, अगर dw को मैं लिखना चाहूं तो मैं वर्क को क्या लिखता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डॉट dr, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहां पर अगर मैं पावर की बात करूं, ये पावर dw अपॉन dt थी ना, तो मैं इसको dw अपॉन dt में dw को यहां पर बिठा देता हूं। तो क्या लिख दूंगा, f डॉट dr अपॉन dt, बहुत ही आराम से। और मैं ये पहचानता हूं कि dr अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी है कि नहीं, ये हम पहले से जानते हैं मैकेनिक्स में। तो इसकी कहानी क्या हो गई, f डॉट v। तो ये जो फॉर्मूला है P इजिकल टू F डॉट V, ये भी बड़े काम का है, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी आप पहचानते हैं, FV cos थीटा होता है मेरे बच्चों। तो ये आप, मैं एक बार फिर से यहां लिखता हूं, जगह वहां थोड़ी कम लग रही है। इस फॉर्मूले को भी आप जरूर अपने साथ रखेंगे, क्योंकि जगह जगह इसका इस्तेमाल भी आपको मिलने वाला है कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या रही इस समय, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट। बहुत सुंदर है।
और एफ भी कॉस थीटा उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड क्या है? डॉट प्रोडक्ट होते ही स्केलर है, तो कोई दिशा थोड़ी होती है उसमें। चलिए बढ़िया, तो ये देखिए आपके सामने लिखा है, जो हम लोग इसको पकड़े रहेंगे। वेयर थीटा क्या है? एंगल है जो फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी के बीच में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां लिखा भी है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, देखिए इट इज जीरो इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एग्जांपल क्या है? पावर ऑफ ए सेंट्रीपिटल फोर्स इन ए सर्कुलर मोशन। तो ये देखिए यहां पर अगर सर्कुलर मोशन है तो हर जगह जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो लगता है सेंटर की तरफ, और वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल। तो आप देखेंगे दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना है? 90। तो इसकी वजह से इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0। जहां भी ये जाएगा वहीं आप देखेंगे हर जगह आपको ये वैल्यू 90 मिलेगी। तो पावर विल बी 0, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा उसका इंस्टेंटेनियस पावर 0 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये आप मैं एक सेकंड के लिए हटता हूं, अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, आप नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे की बात देखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो देखनी चाहिए। बेसिकली पढ़ने के लिए पावर को इतना ही मामला काफी है। अब तो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, है ना? आइए। तो ए ट्रेन हैज ए कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ऑन ए लेवल ग्राउंड अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन, फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। तो देखिए ट्रेन है ना, ये ट्रेन जब चलेगी और रेजिस्टिव पावर जो आर है, फोर्स तो इसी के बराबर हो जाएगा। चल रही है ना, तो ये उतनी ही फोर्स लगा रही होगी तभी चल पाएगी, आगे नहीं तो चल ही नहीं पाएगी। एफ बराबर आर हो गया, और एफ की वैल्यू कितनी हो गई? आर की दे रखी थी 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। और यहां पर हम लगा देंगे P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। एफ डॉट वी होता है, और ज्यादा विश्लेषण करते हुए चलें तो, और दोनों का थीटा 0 है, तो ये एफ वी कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। तो केवल एफ वी बचेगा, बात खत्म हो जाती है। तो पावर क्या रहा? फोर्स है 3 इंटू 10 की पावर 4 बच्चों, और वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया ना? अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.2 इंटू 10 की पावर 6 वॉट। ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना पिद्दिकड़ी सवाल है, छोटा सरल एकदम मधुर। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक भिड़ाते रहिए, बस बहुत सरल है पावर। मैं हटता हूं, जिससे कुछ बच्चे शायद कहते हैं कि हट जाया करिए, जिससे कि स्क्रीनशॉट वो लेना चाहें तो सुविधा अनुसार ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा इसका अगला सवाल। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है? ए मशीन गन फायर्स 240 बुलेट्स पर मिनट। पर मिनट का मतलब 60 सेकंड में 240 बुलेट। इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 10 ग्राम, एक गोली का जो मास है वो 10 ग्राम है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 600 मीटर पर सेकेंड। बड़ी अच्छी बात है। देन फाइंड पावर इन किलोवाट ऑफ द गन। तो हमें इसका आंसर देना है किलोवाट में। तो देखिए वर्क डन बाई गन क्या होगा? वर्क डन बाई दी गन, जो बुलेट वो फायर कर रहा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी बुलेट्स। यही तो वर्क डन किया, फायर कर कट 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 कट। तो कितनी बुलेट थी? तो नंबर ऑफ बुलेट्स थी n, और एक की हो जाएगी हाफ mv²। बहुत आसानी से 240 बुलेट्स हैं जहां तक, और हाफ एक मास है 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 ये हो गया उसका मास, और वेलोसिटी क्या? 600। तो 600 का आप कर देंगे स्क्वायर, mv²। अब इसको बेटा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 600, या भी रख देंगे वैल्यू तो कैलकुलेशन हो जाएगा। ये रहा वर्क डन। पावर क्या रहा? पावर ऑफ गन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन
अपॉन टाइम टेकन, तो बहुत आसानी से कर पाए। वर्क डन ऊपर वाली वैल्यू, तो 120 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 600 अपॉन बच्चों टाइम, और टाइम कितना था, पर मिनट की बात कर रहा है, यानी सेकंड में निकालेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, जैसा आप समझ पाए। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.2 किलोवाट, और आपका ये आंसर है। इस तरह से सवाल को कर सकते हैं, जैसे आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से इन केसेस में हम वर्क डन निकाल के पावर निकाल पा रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और उसको भी मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है इन अनलोडिंग ग्रेन्स, ग्रेन फूड ग्रेन समझ लीजिए, फ्रॉम द होल्ड ऑफ ए शिप, शिप में है उससे अनलोडिंग कर रहे हैं, उतार रहे हैं हम लोग। एलिवेटर यूज की जाती है जो पहले उसको उठाती है, लिफ्ट द ग्रेन, और थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, वो लिफ्ट जो है उस शिप से ग्रेन्स को उठाती है पहले ऊपर 12 मीटर, और उसके बाद ग्रेन को डिस्चार्ज करती है, मोटर काम करती है, उसको जहां पे डालना है थ्रो करती है। ग्रेन इज डिस्चार्ज एट द टॉप ऑफ द एलिवेटर, वो टॉप है वहां से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है ग्रेन, एट ए रेट ऑफ, किस रेट से, 2 kg ईच सेकेंड, 2 किलोग्राम पर सेकेंड वो उसको थ्रो करता है। तो देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी बन सकती है ग्रेन की, है ना, क्योंकि टोटल वर्क डन चाहिए होता है। तो जो एलिवेटर काम कर रहा है वो देखिए यहां पर क्लू मिलने शुरू हो गए। एक तो उसने उठाया था ऊपर mgh, और इसको ½ mv² दे रही है मोटर एलिवेटर की। तो एलिवेटर टोटल काम क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी जोड़ दीजिए, टोटल वर्क डन आ जाएगा। खैर देखते हैं आगे। एंड द डिस्चार्ज स्पीड ऑफ ईच ग्रेन पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर इसने उसकी वेलोसिटी भी देखिए बता दी, ½ mv²। फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर दैट कैन एलिवेट ग्रेन इन दिस वे। हॉर्स पावर में आंसर देना है, कोई समस्या की बात नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द मोटर, वर्क डन बाय द मोटर पर सेकेंड, बाय द मोटर पर सेकेंड, क्योंकि ये यहां देखिए पर सेकेंड का जिक्र किया गया है शुरू में ही। तो पर सेकेंड में मोटर ने कितना काम किया है, तो मोटर ने यही पावर हो जाएगी देखिए, क्योंकि पर सेकेंड का जिक्र है। तो ये कितनी हो जाएगी, mgh, जैसे मैं बात कर रहा था पोटेंशियल एनर्जी उठाने में और काइनेटिक एनर्जी ग्रेन को आगे डिस्चार्ज करने में। हियर टाइम हमारा 1 सेकेंड है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, बड़े प्यार से आ जाएगी। तो पावर क्या रही, mgh, तो m कितना है, 2 किलोग्राम, g को हम 10 ले लेते हैं, हाइट थी 12 मीटर, हाफ ये है 2 किलोग्राम, और वेलोसिटी 3 थी। सब दिया था, वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 249 वॉट्स। अब हम जानते हैं इन्होंने हॉर्स पावर में पूछा है, तो 249 वॉट को हॉर्स पावर के लिए 746 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.33 हॉर्स पावर। ये एचपी क्या है, अभी आपने देखा था हॉर्स पावर, यूनिट ऑफ पावर, और इसका यही आंसर हो गया। दिस इज द आउटपुट, इतना कम से कम चाहिए, दिस इज द आंसर। तो लिखा है फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर दैट कैन एलिवेट ग्रेन। तो मिनिमम हमारा ये होना चाहिए, इतना आउटपुट दे पाए। इससे ज्यादा तगड़ी मोटर लगी तो ज्यादा आउटपुट दे सकती है, लेकिन अगर इतना आउटपुट नहीं दे पाई तो इस काम में ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना काम करा नहीं पाएंगे, इतना पावर जनरेट नहीं करा पाएंगे। समझ में आई होगी, इससे ज्यादा पावर है तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी तो चाहिए, आउटपुट इतना चाहिए अपने को। खैर आप इसको नोट करें, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, बड़ी आसानी से हो जाता है, बस थोड़ा समझना होता है कि वर्क कहां से निकालें, क्योंकि अल्टीमेटली पावर में वर्क अपॉन टाइम ही करना है। टाइम तो दिया होगा कहीं ना कहीं, वर्क पकड़ना होता है। खैर
तो एन इंजन पंप्स, ये देखिए इंजन है जो 400 किलोग्राम पानी को थ्रू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, मान लीजिए घर में लगा हुआ है, मोटर लगा रखी इंजन, वो 400 किलोग्राम पानी को चढ़ा देता है टंकी में जो कि 10 मीटर ऊपर है। कितने देर के अंदर? टाइम, क्योंकि पावर पूछने वाला है। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन इफ इट्स कोफिशिएंट इज 80%। ये जो कोफिशिएंट दिया है, एफिशिएंसी इज 80%, सॉरी, एफिशिएंसी दी है 80%, तो ईटा की वैल्यू कितनी है? 80%। अभी आपको मालूम होगा कि जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी जिसे ईटा कहते हैं, आपको ये ठीक से बना नहीं है तो मैं इसको ऐसे बनाता हूं। ये क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यही तो आप जानते हैं, इसी का इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट अपॉन पी इनपुट। इस फॉर्मूले को आप जानना जरूरी है इस सवाल के लिए। बढ़िया, अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाई इंजन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन बाई इंजन अगेंस्ट ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी के खिलाफ कितना काम ये किए हैं जो इंजन है, वो mgh से हम आसानी से निकाल सकते हैं। 400 किलोग्राम पानी था, g की वैल्यू 10 हो गई बेटा, और हाइट थी 10 मीटर, तो ये वैल्यू हो गई 40 किलो जूल, लिखें तो किलो जूल के अंदर। इतना इसने हमको वर्क डन किया, और इसकी पावर निकालना चाहें तो कितना समय लगा था उसको? 40 सेकंड। तो पावर पी आउटपुट ही इसको हम लोग कह सकते हैं। पी आउटपुट कितना हुआ, यानी उस इंजन ने हमको कितना पावर दिया है। तो 40 किलो जूल कितने समय के अंदर? 40 सेकंड के अंदर। तो दिस इज 1 किलो जूल। ये पी आउटपुट है, ये इंजन इतना पावर डिलीवर कर रहा है, आउटपुट कर रहा है। और अब पूछा क्या है? फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। तो ये पी आउटपुट है, पी इनपुट देखते हैं कितना हमारा आता है, वही पावर ऑफ द इंजन हो जाएगी। ये एफिशिएंसी हम जितना दे रहे हैं, ये पावर इनपुट जो होगा वही आपका क्या है? इंजन का पावर है। और एफिशिएंसी उसके बाद है कि उतना खिलाने के बाद उसने कितना डिलीवर किया है, दैट इज पी आउटपुट। तो यहां पर दिस इज पी आउटपुट मालूम है, पी इनपुट निकालना है। तो जैसा मैंने यहां निकला था, ईटा एफिशिएंसी पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो पी इनपुट अगर हमको चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? पी आउटपुट अपॉन ईटा, यानी 80% जो दे रखा है। तो ये वैल्यू आई थी 1 किलोवाट, और नीचे ईटा कितना है? 80%। तो 80% का मतलब होता है 80 अपॉन 100। तो पी इनपुट अब यहां से क्या हो गया? पी इनपुट 100 ऊपर चला गया और 80 नीचे, तो ये 0 0 पहले काट ही लो। तो 10/8, या आप लिख सकते हैं 5/4 इंटू 1 किलो वॉट। तो ये 1.25 आ जाएगा, जैसा दिखाई पड़ रहा। 5 को 4 से डिवाइड कीजिए और 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1.25 किलो वॉट, ये रहा आंसर। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए जब भी हम पूछ रहे हैं कि किसी मोटर का पावर कितना है, फाइंड द पावर ऑफ द इंजन, तो हम वहां पी इनपुट निकालने की बात करेंगे और कितना पावर डिलीवर कर रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? पी आउटपुट, कि भाई इतना पानी चढ़ाए तभी हमारा काम होगा, दैट इज पी आउटपुट। क्योंकि एफिशिएंसी किसकी कितनी क्या मालूम? 80% है, 90% है, 100% तो होती नहीं भाई, लॉ आप जानते हैं। तो कुछ ना कुछ कमी होगी। जितना अच्छा मोटर होगा इंजन, उतनी एफिशिएंसी 90-95% अच्छी एफिशिएंसी में गिना जाएगा। खैर, तो आप इसको नोट करें और अगले सवाल की तरफ हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आप नोट कर पाए होंगे, बड़े आसान से सवाल रहते हैं। बस आपको ढूंढना ये होता है कि हम वर्क डन कैसे निकालें, बस बात बन जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है ट्रेन ऑफ मास 2 × 10⁵ किलोग्राम हैज ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड
अप ए हिल इंक्लाइंड दिस वन, तो ये एक अगर आप सोचें तो इस तरह से एक इंक्लिनेशन ले सकते हैं जहां ये थीटा दे रखा है और थीटा की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स 1/50, या आप कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/50। फिर यहां पर इस पे ट्रेन चढ़ रही है तो ये यहां पर आप लगा दीजिए एक ट्रेन, दिस इज ट्रेन। तो टू द हॉरिजॉन्टल व्हेन द इंजन इज वर्किंग एट दिस मच पावर ऑफ द इंजन आपको दे रखी है। फाइंड द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ द ट्रेन, तो देखिए इस पे कुछ रेजिस्टेंस लग रहा होगा और इतना ही फोर्स हमको लगाना होगा तो ये ट्रेन ऊपर ऊपर चढ़ेगी, नहीं तो चढ़ नहीं पाएगी। तो दिस इज द रेजिस्टेंस फोर्स, दिस इज द फोर्स जो ट्रेन अप्लाई कर रही है। यहां पर हम जानते हैं P इज इक्वल टू FV होता है। FV का मतलब अगर थीटा 0 है, जैसे इस डायरेक्शन में थीटा 0 है, वेलोसिटी भी इधर है, फोर्स भी इधर है, तो थीटा 0 हो गया। तो यहां से अगर हमें फोर्स निकालना हो तो P/V लिख सकते हो। P हमको दिया है, देखिए 8 × 10⁵ वॉट, और वेलोसिटी भी शायद दी थी 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आपने डिवाइड मारा, फोर्स आ गया 4 × 10⁴ न्यूटन। इतना फोर्स इसको लगाना पड़ रहा है ट्रेन को इस इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर ले जाने के लिए। अब निकालना क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस टू मोशन, R निकालना हमको। तो ठीक है, ये फोर्स हमारा निकला है। अब इसमें अच्छा, यहां पर ये जो फोर्स होगा वो केवल रेजिस्टेंस को बैलेंस नहीं करेगा, F बराबर R नहीं होगा, ये गलती मत करना यहां। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन का वेट भी नीचे काम कर रहा है, इस ट्रेन का वेट भी नीचे काम कर रहा है। कैसे काम करता है आप जानते हैं, मैं इसको थोड़ा बनाता हूं। यहां पर आप जानते हैं mg ऐसे लगता है, और mg कंपोनेंट लेंगे तो ये mg cos थीटा होता है, और इस डायरेक्शन में बात करें तो mg sin थीटा होता है। तो अगर इस ट्रेन को हमें चढ़ाना है तो फोर्स इन दोनों फोर्सेस को संभाल पाएगा या बैलेंस कर पाएगा, तब आगे चल पाएगा। तो यहां जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, एक तो रेजिस्टिव फोर्स प्लस इसके mg sin थीटा। तो फोर्स इतने के बराबर होगा तब इसको आगे लेके चल पाएगा, और हमको ये R निकालना है। तो F हम निकाल चुके हैं, 4 × 10⁴ न्यूटन। R हमको पता नहीं। मास ऑफ ट्रेन दे रखा है 2 × 10⁵, G को ले लीजिए 10, और साइन थीटा भी हमको दिया था 1/50। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल इससे सहमत होंगे। अगर यहां पर इसको सॉल्व कर लें तो 0 से 0 कट गया, और भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 × 10⁴ R प्लस 39200, और R क्या मिलेगा आपको यहां पर, 800 न्यूटन। यही आपका रेजिस्टेंस आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, फोर्स और रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेन जो लग रहा है वो बराबर नहीं है, क्योंकि इसका वेट का कंपोनेंट भी इधर लगेगा, उसको भी इसी फोर्स को संभालना है। नहीं गाड़ी बढ़ेगी कैसे, ट्रेन चलेगी कैसे। खैर, ये बात आप समझ पाए होंगे। इसी तरह वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप इसको अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां लिखा हुआ है, ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v0 ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई बॉडी है जो मास उसका m है और वेलोसिटी उसकी v0 है। फाइनली स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। यहां पर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, पीछे FR लगा देते हैं। थोड़ी दूर चलकर ये बॉडी यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी VF लिख देते हैं, विल बी 0, रुक गई ड्यू टू फ्रिक्शन। फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन। हमें मीन पावर निकालनी जो फ्रिक्शन ने डेवलप की है।
ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें पता है, दिया है म्यू, और मास 1 kg है, और वी नॉट भी हमारा 1.5 वो भी दे रखा है, वी नॉट एम वगैरह। अब देखिए यहां पर अगर हमें ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी यहां तक पहुंचने में जो खत्म हुई है काइनेटिक, उतना ही इसने वर्क डन किया होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अगर हम ये पकड़े यहां पर, तो यहां पर देखिए कैसे इस बात को कर सकते हैं। पहले हम निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन कितना मिल रहा था, ये बॉडी रिटार्डेशन कितना कर रहा था, जिससे हम टाइम निकाल पाए कितने टाइम में रुकी है। पावर निकालने के लिए टाइम भी चाहिए होगा हमको, W/T। तो वो टाइम कैसे निकलेगा, तो पहले टाइम ऐसे निकलेगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। इसके लिए हम पहले एक्सेलरेशन का जिक्र कर रहे हैं, और वो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ए लिखिए, F = ma होता है ना, तो मैं लगा देता हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसी के अगेंस्ट काम करा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, हम जानते हैं Fr की वैल्यू म्यू, और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो कि mg होगा, mg के बराबर होगा। तो म्यू mg, आपको मालूम है ना कि ये नॉर्मल रिएक्शन इसका mg के बराबर होगा, और फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर होता है। हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, जो सीरीज लगातार बन रहा फ्रिक्शन वाला वीडियो देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो म्यू mg अपॉन m, इसको काट दिया, और बेसिकली ये रिटार्डेशन था, तो माइनस म्यू जी हो जाएगा। ये क्या है, माइनस कह रहे हैं क्योंकि रिटार्डेशन है, रोक रहा है इसको ये। अब टाइम कितना लगा, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, v = u + at लगा दो, v हो गया, लिख देता हूं पहले, तो v = u + at वाला फॉर्मूला, v 0 था, u था हमारा v0, एक्सेलरेशन माइनस में है, म्यू जी इंटू टाइम। तो टाइम कितना लग गया, v0 अपॉन म्यू जी। ये देखिए ये हमारा टाइम हमने यहां से निकाल लिया, कितने समय में ये बॉडी यहां रुकेगी। अब हमें टाइम पता चल गया, अब वर्क डन निकालना है, बस W/T कर देना है। तो वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन ही लिख देते हैं, फ्रिक्शन, ये कितने के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है वही इस फोर्स ने काम किया हुआ है। वो कितना है, तो वो है हमारा हाफ mv0 शुरू में इतनी एनर्जी थी, बाद में शून्य हो गई, इतनी एनर्जी घट गई, या फ्रिक्शन ने उतना वर्क डन कर दिया। तो मीन पावर या एवरेज पावर क्या रही, एवरेज पावर P की वैल्यू हो जाएगी W/T, हम ये जानते हैं। तो P यहां शब्द मीन पावर है, तो एवरेज पावर की जगह आप मीन पावर इस्तेमाल कर लें, जैसे आपको ऐसा ही लगे कि सवाल के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं। वर्क डन कितना रहा, हाफ mv0 और अपॉन टी, और v0 की जो वैल्यू है, या चलिए इसको देखते हैं, तो ये रहा हाफ mv0 अपॉन टी। तो यहां पर हाफ mv0 रखा, और t की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी। ये कितनी है, v0 अपॉन म्यू जी। तो आप v0 से इसका स्क्वायर काटेंगे, म्यू जी ऊपर चला जाएगा, तो p मीन कितना बचेगा, बचेगा हाफ म्यू एम जी और v0। ये देखिए ये एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, इसी में हमें वैल्यू रख देनी है। तो p मीन म्यू कितना था, म्यू था 0.27, मास कितना था 1 किलोग्राम, जी 10 ले लो, शुरुआती वेलोसिटी थी 1.5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, बहुत ही प्रेम से, करीब करीब ये अप्रोक्सीमेटली
2 वॉट के आसपास आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये सवाल आपका बनेगा। इंटरेस्टिंग चीज मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया जिससे बात को आप पकड़ पाए। भाई टाइम निकालने के लिए कहानी करनी पड़ी, क्योंकि जब भी पावर पूछेंगे वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम तो पता ही होना चाहिए कितनी देर में खेल हुआ है। और वर्क जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, फ्रिक्शन नहीं तो उसको खा गया है यानी रोक दिया है, तो उसी एनर्जी के बराबर फ्रिक्शन ने काम किया था। इस तरीके से लॉजिक लगा के आप काम कर सकते हैं। थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक देखें। और मैं तो कहूंगा जब आपने समझ लिया है तो जो क्वेश्चंस मैं लेक्चर में कराता हूं वो वीडियो रोक लीजिए आप। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं पावर क्या है, ऐसा तो शायद हो ना, तो एक बार लगाने के बाद ट्राई कीजिए बिना देखे। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो वीडियो पॉज करके इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए कि देखिए आपका लॉजिक, आपका पढ़ाई इसमें लग पा रहा है कि नहीं। नहीं लग पा रहा है तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन, फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग फिर से करेंगे, जिससे मैं हट गया हूं, जिससे कई बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बेटा नोट हो गया। अगला कुछ सवाल कर लेते हैं, एमसीक्यू टाइप देख लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक बॉडी, एक मास m है, रेस्ट में था, u इसका 0 था, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इसने पकड़ा है। इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, टाइम t में यहां तक जब ये पहुंचा है तो t समय लगा और इसका वेलोसिटी v हो गया है। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, ये बड़ा ही सरल सवाल है। देखिए पावर के लिए आपको हमेशा चाहिए होता है W अपॉन टी, है ना। वर्क कितना है, इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी थी 0। इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², है कि नहीं है। ये एनर्जी मिली कहां से है, मिली तो ये जो आप फोर्स लगाए होंगे उसी ने पावर दी है जिससे इसको मिली है। टाइम ऑलरेडी इसने बोल रखा, कहां, टी इस टाइम में, खेल खत्म। यानी पावर जब आप बात करेंगे तो हाफ mv² पावर हो गई और टाइम लग गया आपका टी। तो ये वैल्यू आंसर आ गया। मास कैपिटल में दे रखा है तो कैपिटल कर लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाफ mv² अपॉन टी, इतनी कहानी है और इससे ऑप्शन बन जाता है डी। डी ऑप्शन बन गया। देखिए पावर है, बहुत ही आसान। हमेशा जब भी पावर पूछे W यानी वर्क डन अपॉन टाइम को ढूंढने की कोशिश करिए, खेल खत्म हो जाएगा। चलिए अगला एक कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एन इंजन क्लेम्स टू मेक एन इंजन डिलीवरिंग 10 किलोवाट पावर। ये P आउटपुट दे रखा है, डिलीवर कर रहा है ना। चलिए लिख लेते हैं, आपको समझाने में आसानी रहेगी। P आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 10 किलोवाट विथ फ्यूल कंजम्पशन ऑफ 1 ग्राम पर सेकेंड। इतना फ्यूल खाता है डिलीवर करने के लिए। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 2 किलो कैलोरी पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू आप 9th-10th में पढ़े थे, जो फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं कि अगर इसको 1 ग्राम हम बर्न करें तो कितनी एनर्जी मिल रही है, 2 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी इतने को बर्न करें 1 ग्राम को तो मिलती है। और ये फ्यूल कंजम्पशन 1 ग्राम पर सेकेंड दिखा रहा है। तो दिस क्लेम इज, क्या ये क्लेम वैलिड है कि इनवैलिड है। ये जो P आउटपुट है ये इस चीज को जलाने पर, मतलब इस्तेमाल करने पर एज ए फ्यूल, क्या हम इतना एनर्जी निकाल पाएंगे। बेसिकली ये P इनपुट है, एनर्जी कहीं से तो लेना होता है ना, चाहे बिजली से लगाएं मोटर को, चाहे वो कोई कोयला डालें उसमें या फ्यूल जलाए, तो वो P इनपुट हो जाएगा। तो P इनपुट मतलब जिस फ्यूल से हम इसको, जैसे कार या स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी में पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल भी तो कैलोरीफिक वैल्यू देता है जिससे कि मोटर, आपकी स्कूटर मोटर जो भी है, कार चलती है, तो वो मोटर डिलीवर करती P आउटपुट चलकर, और इनपुट हम खिला रहे होते हैं एज ए फ्यूल। तो यहां पर अगर मैं P इनपुट की बात करूं जो इस फ्यूल से हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा,
1 ग्राम जलाने पे होती है 2 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर ग्राम, और खपत कितनी है इसकी, 1 सेकंड में 1 ग्राम। तो ये पावर है इनपुट जो फ्यूल दे रहा है। अब देखेंगे क्या कि इनपुट आउटपुट के बराबर या बड़ी है तो ये संभावना है, और कहीं इनपुट पावर आउटपुट से छोटा आ गया तो ये संभावना ही नहीं। किसी को 1 रोटी खिला के 10 रोटी के बराबर काम न ले पाएंगे आप। 10 रोटी खिलाकर उससे 8 रोटी के बराबर काम ले सकते हैं कि भाई एफिशिएंसी 80% है उसकी, मजाक के तौर पर। ऐसा तो है नहीं कि इनपुट आपने कम दिया वो आउटपुट ज्यादा दे दे, ये तो हो नहीं सकता। एफिशिएंसी तो कभी 100% नहीं हो सकती, उससे ज्यादा की तो बात ही करना बेमानी है ना। तो यहां पर इसको चेक करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी मिली, 2 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर सेकेंड। ये ग्राम ग्राम निपट गए, इतनी पावर मिल रही है 1 सेकंड में, इतनी कैलोरी। इसको जूल में चेंज कर लेते हैं, तो कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, जूल पर सेकेंड। इतनी वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 8.4 किलोवाट। आप क्या देख रहे हैं कि जो P इनपुट है इज लेस देन P आउटपुट, क्योंकि यहां पर 8.4 किलोवाट है जो कि छोटा पड़ गया है कितने में, मैं इसको यहीं लिखे रहने देता हूं, आप कनेक्ट कर पाएंगे इससे, 10 किलोवाट। तो आप इनपुट कम दे रहे हैं, आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इनपुट कम है तो आउटपुट इतना मिल ही नहीं सकता है। तो ये कहानी क्या है, इनवैलिड, ये गलत बात की जा रही है। तो आंसर हो गया बी। बात समझ में आया होगा। कभी भी आपका, जैसा आप समझदार हैं, जानते भी हैं, पी आउटपुट इनपुट के बराबर आइडियल सिचुएशन में, परफेक्ट सिचुएशन में बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसको आप नोट करें, अगले सवाल को करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। यहां तो लिखा है, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड v ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर एक बॉडी, सपोज करिए बॉडी यहीं ले लेते हैं, वो मूव कर रही है जिसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है जहां तक 2 मीटर पर सेकेंड है, और उसका मास भी दे रखा है, मास 10 किलोग्राम है। ठीक, अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 8 मीटर, इसका रेडियस भी हमको दिया हुआ है। द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, ये जो बॉडी है ये कितना पावर प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए यहां पर अगर ये पूछा जाता कि सर्कुलर पाथ है और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना पावर जनरेट करेगा, तो हम ये जानते थे कि पावर होता है F.V, और क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है तो ये पावर 0 हो जाएगा इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पर बॉडी की बात करनी कि बॉडी द पावर प्रोड्यूस बाय द बॉडी कितना है, तो हम जानते हैं कि पावर के लिए dW/dt का हम हिसाब किताब बना सकते हैं, और वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इंटू डी। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो d/dt फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, d/dt इंटू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक जब वो चक्कर लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0 है यार, डिस्प्लेसमेंट इज 0 है। सर्कुलर पाथ पे चल रही है, जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहने वाला। तो ये जो बॉडी है वो कोई भी पावर जनरेट नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज डी, जो कि 0 है। आप अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स से पावर बोलते तो इस लॉजिक को तुरंत भिड़ा देते हैं हम लोग,
लेकिन क्या बॉडी कितना पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो बॉडी की कहानी लगा देते हैं कि बॉडी ने कितना काम किया और अपॉन टाइम। तो काम उसने करने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, इसलिए शून्य मामला हो जाता है। खैर, इसको आप नोट कीजिए, अगला सवाल करते हैं। इस तरीके से ये लॉजिक यहां नहीं फिट कर पाए, ये बताने का अपना मुद्दा था। क्यों? क्योंकि पावर कौन जनरेट कर रहा है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। सेंटीपिटल फोर्स करता तो काम खत्म, लेकिन इसने कहा बॉडी कितना जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से हमने यहां कहानी बनाई है। ठीक है, इसको नोट करें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे क्लैरिटी आपको मिलती जाए जबरदस्त तरीके से, तो ये आप नोट कर पाएंगे। अगला एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। ये देखिए, ए फोर्स वेक्टर में दिया हुआ है, तो और अच्छी बात है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन के अंदर इसका हिसाब किताब। एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर 4 सेकेंड। देखिए, टाइम यहां दिया है, पावर की बात करेगा तो समय कहीं ना कहीं दिया होगा या क्लू दिया होगा जहां से निकाल पाए आप। प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मच। डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं डिस्प्लेसमेंट डी से दिखा देता हूं। इसकी वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस 5k। द पावर इज कितना, तो पावर कितना होता है, P अगर आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। इसको लिख सकते हो फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कहानी हो गई, क्योंकि वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया है। आप समझदार हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एस था तो यहां भी ऐसे ही कर लो या वहां डी कर लो, जो भी करना चाहो। अब यहां पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें आप। 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप अपॉन समय, और वो है 4 सेकेंड। ये समझ पाए ना, आप जानते हो वेलोसिटी क्या होता है, s अपॉन टी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी की जगह इसको पुट कर दिया था। अब इसको डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो i का i के साथ, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20 अपॉन 4, तो 20 30 32 38 38 अपॉन 4, और ये वैल्यू कितनी हो गई 9.5 वॉट, और ये रहा आपका आंसर ए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देके सीख लें। हटता हूं, इसको नोट करिए आप। फिर अगला एक सवाल करेंगे जो कि आज का अंतिम सवाल होगा। पावर में इतना ही कार्यक्रम काफी है, बाकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है, लेकिन लॉजिक यहां से बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड एट 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, अबव द हॉरिजॉन्टल। तो आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे फेंका है, जो ये 60 डिग्री एंगल पर फेंके हैं, और यू कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी होगी। आगे देखते हैं। पावर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा, एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट यहां मिलता है आपको, और यहां पर आपका जो काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो mg है, और यहां टॉप पर आपको मालूम है कि इस u का कंपोनेंट u cos थीटा तो इधर लगेगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है u वर्टिकल, ये इस समय शून्य होती है। आप देख पा रहे हैं इस समय इसकी शून्य क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, तभी तो ये हाइट मैक्सिमम हुई है, और इधर तो वेलोसिटी है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एंगल कितना है इस समय 90 डिग्री, हाईएस्ट पॉइंट पे बात कर रहा है। तो एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस पावर जैसी बात है, पॉइंट, तो आप क्या लगा दोगे, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और यहां पर F इसकी जगह mg हो गया फोर्स, V की जगह u cos थीटा हो गया, और इसका एक और कंपोनेंट आएगा जिसे आप बोलेंगे cos 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब
ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि इसको जो लिखते हो ऐसे ही तो लिखते एफ वी कॉस इसको 90 डिग्री यहां इस कंडीशन में। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 90 शून्य होता है तो पावर डिलीवर्ड कितना हो गया, 0। तो आंसर इज डी। इस तरह से ये आप कर पाएंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप। तो ये देखिए आपने बहुत ही प्यार से इसको नोट कर डाला होगा। तो ये देखिए पावर को लेके जो बातचीत की जा रही है इसमें इतना ही है, क्योंकि पावर में सारी कहानी वर्क और टाइम से जुड़ती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। और आपका इसका जो पीडीएफ है मैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए जैसे इसका पीडीएफ आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।